कितने ही चुनाव आपने पिछले 11-12 साल में देखे होंगे जब से प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं अपनी पार्टी को, तो उसमें भी कभी ऐसे मौके कम आते हैं जब बिल्कुल आमने सामने, मतलब 1 to 1, पर्सन टू पर्सन टक्कर हो रही हो। बंगाल वो मौका होता है और हमेशा यहां प्रधानमंत्री मोदी और सामने से ममता बनर्जी, ये जो पर्सनालिटी क्लैश है, इसके उदाहरण देश के और चुनावी प्रतिद्वंदताओं में कम देखने को मिलते हैं। और ये टक्कर अभी तक इसमें ममता बनर्जी भारी पड़ती आई हैं, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन ये विधानसभा चुनाव बीजेपी वैसे हर चुनाव वो जीने मरने के तौर पर लड़ती है, लेकिन ये चुनाव तो वाकई उसके लिए ऐसा है। त्रिपाठी जी, देखिए, एक तो ये कि हर वक्त भारी नहीं पड़ती, हर बार सरकार बना लेती है। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो इसको थोड़ा समझिए, भारी तो वो हैं ही वहां, अगर मुख्यमंत्री हैं तो भारी हैं, लेकिन 19 का लोकसभा चुनाव जिसको कहते हैं ना कि कलेजा मुंह को आ गया था टीएमसी के, 18 और 22 थे, यानी 22 तृणमूल कांग्रेस थी तो 18 भारतीय जनता पार्टी थी 19 में। इसीलिए मैं बता रहा हूं। फिर ये जो 21 का विधानसभा चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी 3 से 77 पहुंच गई। अब चूंकि कम्युनिस्ट और कांग्रेस साफ हो गए तो ममता बनर्जी भी प्रचंड जनादेश के साथ आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एकदम वर्टिकल स्प्लिट हो गया है। ये किसी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता है, जो सत्ता में होता है उसको वर्टिकल स्प्लिट नहीं अच्छा लगता। उसको अच्छा लगता है ठीक एक मुख्य विपक्षी हो जो उससे बहुत दूर हो और छोटी छोटी पार्टियां हो जो उसको डैमेज कर रही, कई कॉर्नर्ड, ये ममता बनर्जी को सुहाता। ओके, अब मुश्किल क्या है कि इस बार जब ये क्लियर दिखने लगा, पिछली बार वो क्लैरिटी नहीं थी, इस बार क्लियर दिखने लगा, और जिसको हम बार बार कहते हैं कि बंगाल जैसी जगह पर जब जय श्री राम के नारे लगने लगे, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कोलकाता की सड़कों पर ट्रेड यूनियन के नेता वो स्क्रीन पर दिखाने लगे, तो इसका मतलब बदलाव बड़ा है। अब ये जो मुर्शिदाबाद में मस्जिद बन रही है, जो बाबरी मस्जिद कही जा रही है, हालांकि ईश्वर चाहेगा तो बन नहीं पाएगी, भले उस पर बड़ा भी उत्साह दिख रहा है, वो बननी चाहिए भी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय को रोकना चाहिए था, ममता जी को रोकना चाहिए था। लेकिन ममता जी को पता है कि जब तक हम उस लेवल पर अब नहीं ले जाएंगे तब तक ये मामला नहीं होने वाला, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अब जो अभी तक वो सोचती थी कि उस तरह से नहीं, अगर इस बार एकदम वर्टिकल स्प्लिट हो गया तो इस बार वो तो है, वो तो क्लियर है, ये बीजेपी बनाम टीएमसी ही है। लेकिन अगर उस वर्टिकल स्प्लिट में ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, इन्होंने मुसलमानों को थोड़ा भी लुभाने में कामयाबी हासिल कर ली तो संकट होगा, इसीलिए क्रिएट किया गया। ये तो समझिए बाबरी वाला विवाद, बाबरी वाला, मैं इसको इसीलिए वहां से ले आ रहा हूं कि तब तक उनको लगता था चलो ठीक है, लेकिन अब उनको लगता है कि अगर ये नहीं होगा, इसीलिए ये क्रिएट किया गया है। और देखिए, प्रधानमंत्री जाएंगे तो क्या बोलेंगे, अब चूंकि मौसम है तो मौसम तो किसी को भी रोक रहा है आजकल, लेकिन जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उससे आज टोन टेनोर सेट हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल की लड़ाई कैसे होने वाली। लेकिन मैं बहुत इसको कड़ी लड़ाई देखता हूं। ममता जी को अपदस्थ करना बहुत नाको चने चबाना है बीजेपी के लिए, क्योंकि जितनी तरह की फ्रीबीज पॉलिटिक्स करते हैं ना, 21 लगभग स्कीम्स हैं जो ममता जी चलाती हैं। अब ऐसा ना करिए त्रिपाठी जी, फिर सब जगह की गिनानी पड़ेंगी। हाँ, अभी बिहार की बतानी पड़ेंगी। बिहार में तो चुनाव होता है तब करते हैं पार्टी बीजेपी, वो लगातार चला रही है ममता जी। वो ऐसा नहीं है कि चुनाव को ध्यान में करके कर रही है। लेकिन एक बात है, ये जो जैसे यहाँ बंगाली बनाम बाहरी हुआ, नहीं मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी की उम्मीद बढ़ गई है। ये नहीं, ये तंज था आप पे, आप समझ नहीं पाए। नहीं, मैं कह रहा था कि ये जो प्रोफेसर साहब भी आगे, जरा दंड लगेगा कि ये बाहरी घरेलू, मतलब बंगाली बनाम बाहरी बिहार में करने की कोशिश की, बिहारी बनाम गुजराती, यूपी में भी ऐसा प्रयास होता है, ये बाकी जगह नहीं चलता, लेकिन ममता जी इसको कामयाबी से बंगाल में चला लेती हैं। क्यों सर? फर्क है ना, ये ममता जी का इशू नहीं है, इशू है बंगाल के लोगों का। वो एक कल्चरली अपने आप को अलग तरीके से देखते हैं, और बंगाल जो है सब नेशनलिज्म का, स्ट्रॉन्ग सब नेशनलिज्म का स्टेट है, तमिलनाडु जैसा। और इसीलिए कोई भी राष्ट्रीय पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, दोनों के लिए मुश्किल होता है। जब सब नेशनलिज्म का इशू बड़ा हो तो राष्ट्रीय पार्टियों के लिए वहाँ पर लड़ाई लड़ना मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल के अलग तरीके से इश्यूज पर चढ़ते हैं, जबकि वो उसको आइडेंटिटी के तौर पर लेते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, वो स्टालिन हो या यहाँ पर ममता जी हो, और ममता जी ने तो बड़ी मजबूत अपनी छवि बना ली है बंगाली लीडर के तौर पर, तो वहाँ उस इशू पर चल रहे हैं। दूसरा, बंगाल में ममता जी के पास जो अभी बात हुई कि योजनाएँ हैं, महिलाएँ हैं, वो तो साथ है ही, एक जो बड़ा वोट बैंक है वो है भद्रलोक का,
और भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बाद भी अभी वो उस तरह से नहीं टूट पाया जिसकी जरूरत उनको लगती है। अभी एक चीज हुई है, लेकिन मैं वो ओवरऑल भद्रलोक वाली बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि बीजेपी क्लेम करती है कि हमने उसमें अब सेंध लगा हाँ, मैं ये कह रहा हूं उस तरह की नहीं हुई पाई। ममता बनर्जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मतलब कोलकाता एंड अराउंड लाखों वोट कटे हैं। क्यों, अगर मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सर। और इसको ये बहुत बड़ा इशू है। तो बीजेपी ये कह रही है कि ये जितना फर्जी वोट या डेड वोट या इनवैलिड वोट अब तक पड़ता रहा ममता बनर्जी के बिल्कुल गढ़ में, वो इस बार नहीं होगा। तो ममता बनर्जी के लिए पर्सनली बहुत बड़ी ये चुनौती इस चुनाव में होने वाली है। प्रोफेसर साहब भी आ गए हैं। और जब साथ में ही मैं शुरुआत में इंट्रोडक्शन में ये कह रहा था कि ये बीजेपी आरएसएस के अभी तक के ना फतेह किए जा पाने वाले फ्रंटियर्स में से एक है। बंगाल क्यों चाहिए आरएसएस बीजेपी को, ये बताएं। देखिए, बंगाल इसलिए चाहिए कि जिस प्रकार से बंगाल के अंदर तेजी से वहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ी है, खास करके बॉर्डर एरियाज़ को यदि आप ले लें और रिपोर्ट्स को देखें तो 123 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पश्चिम बंगाल के अंदर जहाँ पर या तो मुस्लिम लोगों का डोमिनेंस है या नियर मेजॉरिटी है और वो 20% के वहाँ पर हैं, यानी एक डिसाइसिव फैक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। नतीजा इसका यह है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो होता है वो कल्चरल डिस्कोर्स को भी सेटल करता है बंगाल के अंदर, और वो धीरे धीरे यदि ये डेमोग्राफी बदलती है तो आने वाले दिनों के अंदर वो भारतीय जनता पार्टी क्या नेशनल पॉलिटिक्स में भी या कल्चरल पॉलिटिक्स का भी एजेंडा वो सेट करेगी। तो ये कोई आम राज्य नहीं है।